हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, कुशल होंगे। और आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के पाठ 7 के नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नोट्स हैं मैंने किताब और संजीव दोनों से मिलाकर बनाए हैं, इसलिए इसमें लगभग सभी प्रश्न आ जाएंगे। तो आप ये नोट्स को पूरी तरह याद कर लेंगे तो 100%, 99% आपके इसमें से प्रश्न पूछ जाएंगे। तो अब हम नोट्स शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारे जन आंदोलन। जन आंदोलन जन आंदोलन किसे कहते हैं? तो देखते हैं। जब कोई आंदोलन लोगों की समस्या या जनहित को लेकर किया जाता है तो उसे जन आंदोलन कहते हैं। यानी कि जो लोगों द्वारा किया जाता है अपनी समस्या को लेकर, उसे जन आंदोलन कहते हैं। अब जो प्रमुख जन आंदोलन है वो कौन कौन से हैं ये देखेंगे। पहला देखेंगे चिपको आंदोलन। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड से शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान स्त्री पुरुषों ने पेड़ों की कटाई के विरोध में पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। जो उत्तराखंड जो राज्य है उसमें 1973 में यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत जो वहाँ की उत्तराखंड की जो स्त्री पुरुष यानी महिलाएं और पुरुष थे, उन्होंने जो यानी कि बाहर की कंपनी आई थी तो वो पेड़ों को काट रही थी, तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के साथ लिपट गए और बाहों में भर लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा एवं गोरा देवी ने किया। तो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि जल, जंगल और जमीन पर गांव वालों का अधिकार होना चाहिए। जो ये चिपको आंदोलन आंदोलन था, इसकी प्रमुख मांग थी कि जो जल है यानी पानी, जमीन और जंगल पर लोगों का अधिकार होना चाहिए, न कि कोई बाहर वाले का। ये इसके थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ मैं कि इस क्या हुआ। एक बार क्या है कि ये जो उत्तराखंड के गांव के लोग थे, जो उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी कि हम अपनी कृषि के लिए कुछ औजार बनाना चाहते हैं, तो औजार बनाने के लिए हम पेड़ों की कटाई करना चाहते हैं। तो इसलिए सरकार ने उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी, तो सरकार ने उन्हें मना कर दिया। और बाद में जब कोई एक खेल कंपनी आई और उसने सरकार से अनुमति मांगी कि हम खेल के लिए पेड़ों की कटाई करना चाहते हैं, तो सरकार ने अनुमति दे दी। तो इससे वह जो लोग थे नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि जल और जंगल पर और ज़मीन, जल, जंगल और ज़मीन पर गांव वालों का या लोगों का अधिकार, जो वहाँ के निवासी हैं उनका अधिकार होना चाहिए। तो यही था हमारा चिपको आंदोलन। अब देखते हैं दलित पैंथर्स आंदोलन। हमारा दूसरा जो आंदोलन है उसमें दलित पैंथर्स, दलित जो ऐसे लोग जो दबे कुचले या पिछड़े लोग हो, उन्हें दलित लोग कहते हैं। यह आंदोलन 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं द्वारा दलितों के हितों के लिए चलाया गया। जो महाराष्ट्र के युवा थे वो 1972 में उन्होंने दलितों के हितों के लिए, भलाई के लिए यह आंदोलन चलाया, दलित पैंथर्स आंदोलन। इस आंदोलन में दलितों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, दलितों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। इस संगठन में पढ़े लिखे दलितों को शामिल किया गया। जो पढ़े लिखे दलित थे उनको इस आंदोलन में शामिल किया गया था और उन्होंने अपनी मांगे मंगवाने या उन पर अत्याचार हो रहे इसके विरोध में उन्होंने यह आंदोलन चलाया। दलित, अब देखेंगे नोट, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। दलितों के हितों की रक्षा के लिए 1989 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत दलितों पर अत्याचार करने वालों को कठोर दंड या कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो भारत सरकार है उन्होंने 1989 में ये आंदोलन एक नियम बनाया था कि जो भारत में दलित लोग हैं उन पर यदि कोई कुछ अत्याचार करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी, ये हमने पढ़ लिया, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब देखते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। यह आंदोलन सितंबर 1992 में आंध्र प्रदेश के गांवों में महिलाओं द्वारा शराब के विरोध में चलाया गया था।
जो ये शराब है उसे ताड़ी भी कहते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में 1992 में चलाया गया था। इस आंदोलन में घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा तथा यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई ताकि समाज में जागरूकता उत्पन्न हो सके। ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है इसके तहत आंध्र प्रदेश में 1992 में जो घर की महिलाएं थी उनके वहाँ के जो पुरुष थे वो दारू शराब पीकर ये महिलाओं पर अत्याचार करते थे, घरेलू हिंसा करते थे और दहेज के लिए उन्हें पीटा करते थे या उन पर अत्याचार करते थे। तो इसके विरुद्ध उन वहाँ की महिलाओं ने ये आंदोलन चलाया जिससे कि समाज में जागरूकता हो पैदा हो सके कि शराब समाज के लिए कितनी हानिकारक है। अब देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो ये नर्मदा नदी है इस पर भी एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा किया गया। जो नर्मदा नदी थी वहाँ पर नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए जा रहे थे। तो जहाँ पर बांध बनाए जा रहे थे वहाँ के ग्रामवासियों ने यह आंदोलन चलाया क्योंकि इसी गांव वालों को पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। तो इससे जो बांध बनाए जा रहे थे तो उससे गांव वालों को पुनर्वास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की समस्या का सामना करना पड़ा था। और यह इस आंदोलन से प्रभावित होने वाले राज्य की यानी कि कौन कौन से राज्यों में यह आंदोलन चला, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जो ये 3 राज्य हैं ये इससे प्रभावित हुए। इस आंदोलन के तहत गुजरात में सरदार सरोवर तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाए गए थे। जो गुजरात में तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाया गया था। इस आंदोलन का लोगों के पर्यावास यानी आवास, आजीविक, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया। इस आंदोलन में विरोध के तरीके के रूप में रैली व सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। जो ये आंदोलन हुआ तो इसके लिए जो लोगों ने कार्य किए वो रैली थी और सत्याग्रह था। अब देखते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। इस आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि अकाल राहत हमारा जो सूचना का अधिकार है उसकी प्रमुख मांग यह थी कि अकाल राहत किसान तथा मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यानी कि जो लोगों या मजदूरों को जो ये दी जाती थी उन्हें यानी कि उन्हें मजदूरी दी जाती थी तो उसका खुलासा किया जाए, यानी कि उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक खुलासा हो, न कि प्राइवेट हो। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2002 में सूचना का अधिकार संसद में पारित हुआ। तो यह और 2005 में यह जो अधिकार हैं वो लागू हुआ। इस कानून के तहत किसी भी प्रकार की सूचना सरकार से ली जा सकती है। हमारा जो ये सूचना का अधिकार है ये 2002 में लागू हुआ। ये 1990 में तो ये इसकी शुरुआत हुई, 2002 में यह लागू हुआ और यानी संसद में पारित हुआ 2002 में और 2005 से ये लागू हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं ANF, इसका फुल फॉर्म है नेशनल फिश वर्कर फोरम। इस फोरम का गठन मछुआरों द्वारा मछुआरों के हितों के लिए किया गया। मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले हैं, विदेशी कंपनियों को मछली मारने का लाइसेंस सरकार द्वारा दिए जाने पर मछुआरों ने इसका विरोध किया। 1980 के दशक में मछुआरों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाया। मछुआरों की संख्या की दृष्टि में भारत का दूसरा स्थान है। जो ये मछुआरे हैं ये दुनिया में दूसरे स्थान पर आते हैं। भारत में दूसरा स्थान है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर मछुआरे हैं। अब देखते हैं तिबका आंदोलन। यह आंदोलन 1946-47 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन किसानों द्वारा जोतदारों व बटाईदारों के विरुद्ध अपनी मांगें मंगवाने के लिए किया गया। और देखते हैं तेलंगाना आंदोलन। यह आंदोलन 1946 में किसानों द्वारा जबरन वसूली के विरोध में किया गया। जो किसान थे उनके ऊपर जबरन वसूली की जाती थी तो ये उसके विरोध में किया गया था यह आंदोलन। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय किसान यूनियन, जिसे BKU के नाम से भी जाना जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है BKU की फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होगी भारतीय किसान यूनियन।
किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय किसान यूनियन का गठन किया गया। 1988 में इसका गठन किया गया था, यानी 1988 में इसका गठन किया गया। इसका नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत ने किया। यह संगठन उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों के संगठन, ये जो संगठन था हरियाणा व उत्तर प्रदेश के किसानों का संगठन था। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे बिजली की दर कम करना, जो बिजली थी वो उसका मांगी दर यानी कि उस पर जो पैसे थे वो कम करना, फसल का उचित मूल्य, जो किसानों की फसल है उसका उचित मूल्य लगाना या उनके भाव बढ़ाना, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिलना, उर्वरक जो हमारा रासायनिक खाद है वो पर्याप्त मात्रा में मिले, न कि कम मिले। किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए रैली, धरना प्रदर्शन तथा जेल भरो आंदोलन की तकनीकों का सहारा लिया। जो ये किसान थे उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए रैली, धरना तथा जेल भरो आंदोलन, यानी कि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में भाग लो और जेल में जाने की, जेल भरो यानी कि जेल में जाने से भी मत डरो, यही इस आंदोलन की तकनीकें थी। अब नोट के किसानों के हितों के लिए महाराष्ट्र में सेहतकारी संगठन तथा कर्नाटक में रेत संगठन बनाया गया। रेत जो किसान, रेत को हम इतिहास में रेत यानी किसान होता है, तो ये संगठन चलाए गए। नामदेव ढसाल, अब देखेंगे कि नामदेव ढसाल कौन थे। ये एक मराठी प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने मराठी कविता में दलितों के हितों के लिए आवाज़ उठाई। यह BR अम्बेडकर को अपना प्रेरणा पुरुष मानते थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। और ये जो नामदेव ढसाल थे ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने मराठी भाषा में दलितों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। अब देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में संपन्न तबका, इसे क्रीमी लेयर भी कहते हैं। क्रीमी लेयर आपसे पूछा जा सकता है क्रीमी लेयर क्या है, तो आप बताएंगे कि क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग या संपन्न लोगों का, अन्य पिछड़ा वर्ग में संपन्न लोगों का तबका, इसे OBC। अन्य पिछड़ा वर्ग में संपन्न लोग वर्ग के लोग जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से संपन्न हो उसको आरक्षण न देना ही क्रीमी लेयर कहलाता है। जैसे कि माना कि हमने कोई अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई एक IAS है, तो उसके जो अधिकारी हैं उसके पुत्रों को यानी उनके जो बच्चे हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही संपन्न है। तो यदि उन्हें संपन्न है तो संपन्न के बेटे वैसे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, वो तो वो वैसे ही नौकरी लग जाएंगे। तो इससे क्या है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको ये अवसर नहीं मिल पाता कि वो नौकरी करें। इसलिए जो ये क्रीमी लेयर हैं इसके तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। और जो बड़े अफसर हैं उनके बच्चों को सीमित आरक्षण ही मिलना चाहिए। और सीमित आरक्षण मिलने से क्या है कि समाज में पिछड़े वर्गों को अवसर मिल जाता है। अब देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म इनका 1991 में 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनका निधन 1956 में हुआ। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। इन्होंने अनुसूचित जाति को आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन्हें पिछड़े वर्ग के पिता के नाम से भी जाना जाता है। जो ये भीमराव अंबेडकर हैं इन्हें पिछड़े वर्ग के पिता के नाम से भी या पिता भी कहते हैं। अब देखेंगे कि वामसेप का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। जो वामसेप का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, इसका पूरा नाम है। अब भारत ने स्वतंत्रता के बाद कौन सा मॉडल अपनाया, तो इसका उत्तर होगा नियोजित विकास मॉडल भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया। तो दोस्तों आप बताइए आपको इस पार्ट के नोट्स कैसे लगे, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगले पार्ट के नोट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियो हैं वो भी जाकर देखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप को वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।